Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram B.Ed College. Students, today we are going to discuss yet another point of John Milton on his blindness, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, BA पार्ट 1 के अंदर भी है और BA B.Ed पार्ट 1 के अंदर भी है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जॉन मिल्टन के बारे में बताया था कि जॉन मिल्टन कौन है, कौन से इरा से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर उनका पीरियड कौन सा माना जाता है, उनका बर्थ कहाँ हुआ था और उनको लिटरेरी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से मिली थी, उसके बाद उनकी मेन कॉम्पोजिशंस कौन कौन सी हैं। तो ये अपने प्रीवियस क्लास में ऑन हिज माइनस के पार्ट 1 में हम ये चीजें सारी क्लियर कर चुके थे। तो आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि पॉइंट के अंदर पॉइंट हमें क्या बताना चाहते हैं। और कल आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि बेसिकली ये जो पॉइंट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। इसके अंदर 14 लाइंस हैं और सोनेट भी कौन सी है? ये पेट्रार्कन सोनेट है। कौन सी सोनेट है? ये पेट्रार्कन सोनेट है, या जिसको हम मिल्टोनिक सोनेट भी कह देते हैं या इटालिक सोनेट भी कह देते हैं। अब देखिए पेट्रार्कन सोनेट की खास बात क्या होती है। What is the best selling feature of a Petrarchan sonnet? That it is centered on love and romance. बेसिकली जो पेट्रार्कन सोनेट होती है वो किस पे बेस्ड होती है? उसकी थीम या तो लव थीम होगी या क्या होगी, रोमांटिक या रोमांस थीम होगी। लेकिन इन कंट्रास्ट टू ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस के अंदर मिल्टन ने क्या किया है? मिल्टन ने इसके अंदर जो थीम ली है वो थीम कौन सी ली है? रिलीजियस फेथ and God. Students, in what way On His Blindness is different from any other Petrarchan sonnet? Your answer will be that Petrarchan sonnets always based on love theme or romance, but Milton has composed On His Blindness with the theme religious faith and God. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो थीम है वो रिलीजियस फेथ है या गॉड के बारे में बात की है। तो ये दूसरी पेट्रार्कन सोनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो या तो फॉर्म की बात की मैंने, कल आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर उन्होंने राइम स्कीम कौन सी फॉलो की है। एक बार फिर से स्टूडेंट्स आपके लिए बता देता हूं, राइम स्कीम कौन सी फॉलो की है मिल्टन ने? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर में इसका राइम स्कीम लिखा हुआ है आपके लिए। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि जब अपने किसी लाइन को एंड अप करते हैं तो उसका जो लास्ट सिलेबल है उसके साउंड को हम मैच करते हैं नेक्स्ट लाइन से। अगर वो मैच होता है तो राइम स्कीम सेम बन जाती है, नहीं तो हम अगले लेटर पे चले जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे स्पेंट था लेकिन यहाँ पे वाइड है, तो यहाँ पे दोनों साउंड मैच नहीं कर रहे, इसलिए ये ए है और ये बी है। फिर इससे मैच करा तो इसलिए ये भी क्या रहेगा? बी रहेगा। ये इससे मैच करा तो ये क्या रहेगा? ए रहेगा। इस प्रकार से क्या हो गया? ए बी बी ए बी बी आगे है। फिर लास्ट में दो देखिए, इधर मैंने आपके लिए लिख रखा है ऑक्टेव, क्योंकि मिल्टन की सोनेट के स्टूडेंट्स आपको पता है ना व्हाट इज स्पेशल अबाउट मिल्टोनिक सोनेट, कि मिल्टोनिक सोनेट के अंदर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन से? ऑक्टेव और सेस्टेट। तो आपने देखा है कि मिल्टन का ऑक्टेव 8 लाइन का और सेस्टेट 6 लाइन का होता है, दोनों मिला के लाइन सिमिलरली 14, देन इट बिकम्स अ सोनेट, तब ये सोनेट बनती है। तो इधर मैंने आपके लिए ऑक्टेव लिखा हुआ है और इधर आपके लिए मैंने सेस्टेट लिखा हुआ है। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स को मैंने डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कि ऑक्टेव के अंदर पोएट क्या करता है? पोएट में कंप्लेनिंग मूड में होता है, पैसिमिस्टिक होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, वो कंप्लेन करता है, गॉड से डिसअपॉइंट होता है। लेकिन सेस्टेट में उसकी फीलिंग्स अपने आप में चेंज हो जाती है और उसका मूड चेंज होता है और वो क्या बन जाता है? पैसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक बदल जाता है और उसको रियलाइज होता है कि हमें ह्यूमन बीइंग को गॉड में फेथ रखनी है, ना कि उसके लिए हमें कंप्लेंट्स करनी है। गॉड ने हमें जैसा भी लाइफ दी है हमें उस लाइफ को वैसे ही काटना है। ओके, तो नेक्स्ट में बात करूंगा, ये तो हो गया इसके फॉर्म के बारे में बात कर लिया था मैंने कि फॉर्म क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है और
ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, क्योंकि मिल्टन ने इसके अंदर अपनी रियल फिजिकल जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ शेयर किया है, और थीम उसमें क्या रखी है, उसने रिलीजियस फेथ और गॉड की इसमें थीम रखी है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। यू कैन आल्सो से दैट ऑनेस्ट माइनस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पेट्रार्कन सोनेट बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिलीजियस फेथ एंड गॉड। ओके, क्लियर ये बात आपके। अब हम बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में। तो देखिए जो इसका टाइटल है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो हमें कहीं भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता या हमें ऐसा कोई भी ऐसा इंडिकेशन हमें नहीं मिलता कि मिल्टन ने जब इस पोइम को कंपोज किया था तो इस पोइम का टाइटल उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस रखा था। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, पहले इस पोइम का टाइटल क्या था, जो इसकी फर्स्ट लाइन है, जो इसकी फर्स्ट लाइन है, पढ़ते हैं, When I consider how my life is spent, यही इसका ओरिजिनल टाइटल है। तो टाइटल पे मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज इट्स ओरिजिनल टाइटल, वो कौन सा है, When I considered how my life is spent, ये इसका ओरिजिनल टाइटल है जो उसको मिल्टन ने दिया था। लेकिन बेसिकली आपको पता है कि जितने भी हमारे ग्रेटेस्ट पोएट्स हुए हैं तो उनके जितने भी वर्क्स होते थे तो उनको पोस्टह्यूमस यानी कि उनकी डेथ के बाद उनको पब्लिश किया जाता था। तो बाद में क्या हुआ, मिल्टन की पॉइंट को जब बाद में पब्लिश किया गया स्टूडेंट्स, मिल्टन की पॉइंट को जब बाद में पब्लिश किया गया तो फिर एक स्कॉलर का नाम आता है, स्कॉलर का नाम क्या है, न्यूटन नाम से एक स्कॉलर है। तो उसने क्या किया था, न्यूटन नाम के स्कॉलर ने इनकी पॉइंट को नेम क्या दिया था स्टूडेंट्स, इनकी पॉइंट को नेम दे दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो अभी मैं उनका नाम आपके लिए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, वो स्कॉलर कौन है, तो उन स्कॉलर का नाम है थॉमस न्यूटन। क्या नाम है, थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने एक कलेक्शन पब्लिश किया था, कलेक्शन का नाम क्या था, मिल्टन्स पोएट्री। क्या नाम था, मिल्टन्स पोएट्री, मिल्टन्स पोएट्री नाम से एक उनका कलेक्शन था, जो कि सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन मिल्टन, लगभग उनकी डेथ के 100 साल बाद, ऑलमोस्ट 100 साल बाद उन्होंने, थॉमस मिल्टन ने एक कलेक्शन पब्लिश किया मिल्टन्स पोएट्री। उसके अंदर इन्होंने इस पोएम को टाइटल क्या दे दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओरिजिनली इस पोएम का टाइटल क्या था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। लेटर ऑन इसका टाइटल ये दिया किसने, थॉमस न्यूटन ने दिया। कब दिया, 1761 में। किस कलेक्शन में दिया, मिल्टन्स पोएट्री में दिया। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मिल्टन ने इसको कंपोज कब किया और ये पोएम पब्लिश हो गई। उसके बाद में हम इसका जो लाइन टू लाइन है वो हम इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा स्पेस कम है। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस पोएम को कंपोज कब किया गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है हमारे स्कॉलर्स के बीच में, लेकिन आप ये बात याद रखें कि मिल्टन जब कंप्लीटली ब्लाइंड हुए थे तो उनकी एज कितनी थी, 44 थी। कितनी थी, 44 थी। अब ये तो बात क्लियर है, इट इज टोटली एविडेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस तभी लिखी जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो कुछ तो ये मानते हैं कि इस पोएम को इन्होंने कंपोज किया 1652 के अंदर, क्योंकि उस समय ये कंप्लीट ब्लाइंड हो गए थे। और कुछ ये कहते हैं कि इन्होंने इसको अक्टूबर 1655 के अंदर कंपोज किया। तो ये जो डेट है वो एग्जैक्ट ज्यादा लगती है कि मिल्टन ने, तो आप ये मान सकते हैं इन बिटवीन 1652 टू 1655, इसी के बीच में इन्होंने पॉइंट को क्या किया, कंपोज किया। मिल्टन ने इस पॉइंट को लिखा, क्योंकि इसी के बाद में तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। 1652 में वो क्या हो गए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, और उसके बाद में मिल्टन ने इस पॉइंट को कंपोज किया। और इस पॉइंट को पब्लिश कब किया उन्होंने, पॉइंट को पब्लिश किया स्टूडेंट्स 1673 के अंदर। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को उन्होंने कब पब्लिश किया, 1673 के अंदर किया उन्होंने। कलेक्शन का नाम भी क्या था, मिल्टन्स 1673 पॉइंट्स। कलेक्शन का नाम याद रखना है, कलेक्शन का नाम क्या था,
मिल्टन्स 1673 पॉइंट्स। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी डेथ के एक साल पहले, तो कल आपको बताया था ना कि मिल्टन का जो बर्थ होता है वो कब होता है, इनका बर्थ होता है इनका 1608 में, और डेथ कब होती है 1674 के अंदर होती है। ओके, तो मिल्टन ने मिल्टन 1673 पॉइंट्स नाम जो कलेक्शन था उसके अंदर इन्होंने इस पॉइंट को पब्लिश किया, ठीक है। और पब्लिश ये किसमें किया था इन्होंने, पब्लिश किया था एक मिल्टन का ऑटोग्राफ नोटबुक याद रखना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये क्या है, मिल्टन का ऑटोग्राफ नोटबुक था जिसके अंदर इन्होंने इस पॉइंट को पब्लिश किया। मिल्टन ने फर्स्टली ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, जो कि टाइटल इसको बाद में मिला, पहले इसका टाइटल क्या था, ये था फर्स्ट लाइन जो इसकी थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ स्पेंट, उसको अपने ऑटोग्राफिक नोटबुक उनका है, तो उसके अंदर इन्होंने उसको पब्लिश किया, इस पॉइंट को पब्लिश किया, ठीक है। और उसको बाद में क्या कहा गया, उसको इसको एक स्पेशल नाम दिया गया स्टूडेंट्स। इनके ऑटोग्राफ जो नोटबुक है ना, ये बाद में फेमस हुआ, और फेमस किस नाम से हुआ, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स मिल्टन का जो इस पॉइंट को पब्लिकेशन किया था मिल्टन ने, वो किसमें किया था, इनकी एक ऑटोग्राफ नोटबुक है उसके अंदर पब्लिश किया, और वो उसको हम जानते हैं किस फॉर्म के अंदर है, या उसको क्या नेम दिया गया, मिल्टन का जो ऑटोग्राफ नोटबुक है लेटर ऑन वो किस नाम से फेमस हुआ, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट नाम से फेमस हुआ। किस नाम से, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। और ये करंटली कहां पड़ा हुआ है, ये इनका जो ऑटोग्राफ नोटबुक है वो पड़ा हुआ है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक लाइब्रेरी है, रैंप लाइब्रेरी। क्या नाम है लाइब्रेरी का, रैंप लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी है कहां पे, ये ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर है। कहां पे है, ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर। कहां पे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मिल्टन ने इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने पब्लिश किया, इनका ऑटोग्राफ नोटबुक था, ठीक है। और उसको बाद में किस रूप में फेम मिला, या किस नाम से उनको फेम मिला, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है उनके ऑटोग्राफ नोटबुक को। कहां पड़ा है, रैंप लाइब्रेरी है, कहां पे, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर पड़ी है। अब जब इनकी ऑटोग्राफ नोटबुक थी तो उसके अंदर इन्होंने इसको जो नंबर दिया था ऑन माइनस को, सीरियल नंबर 19 था, ओके। यानी कि मिल्टन ने अपने इस सोनेट को नंबर क्या दिया था, नंबर 19। लेकिन बाद में जब इन्होंने इसको पब्लिश किया, बाद में जब ये पब्लिश होती है तो हमारे लिए नंबर आता है 16। क्या आता है, 16। थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि मिल्टन ने ऑलरेडी जब इसको ऑटोग्राफ नोटबुक में पब्लिश किया तो इस सोनेट को नंबर कौन सा दिया, 19 नंबर, लेकिन बाद में इसको नंबर क्या मिला, 16 नंबर मिला, ओके। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने बात की इस पॉइंट के बैकग्राउंड के बारे में, इसकी पब्लिकेशन कब होती है, ये कंपोज कब होती है, मिल्टन ने कहा इसको कंपोज किया था, हमने इसकी फॉर्म की बात कर ली है, पेट्रार्कल सोनेट है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इसकी थीम क्या है, रिलीजियस फेथ है, मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। और जब एक पोएट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है तो ब्लाइंड होने के बाद में उसके दिमाग में क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, या उस समय उसकी इच्छा डिजायर क्या होती है, क्या वो भगवान से कंप्लेन करता है, यही मिल्टन ने इस पॉइंट के अंदर हमें बताया है। तो नाउ वी विल स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट। स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको कि मिल्टन इसमें ऐसा लगता है कि भगवान से बातें कर रहा है, ऐसे लगता है कि भगवान से बातें कर रहे हैं। बेसिकली तो जो पेट्रार्कल सोनेट होती है उसकी थीम क्या होती है, उसकी थीम लव होती है, या उसकी थीम क्या होती है स्टूडेंट्स, रोमांस होता है। लेकिन बिल्कुल कंट्रास्ट में ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की थीम क्या है, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की थीम क्या है, रिलीजियस फेथ है,
और गॉड इसका जो मेन सब्जेक्ट है। शुरू में आपको लगेगा कि मिल्टन कंप्लेन कर रहा है, मिल्टन बहुत दुखी है भगवान से, लेकिन लेटर हाफ में आपको सस्पेक्ट में पता चल जाएगा कि मिल्टन कहता है कि भगवान पर हमें कंप्लीटली फर्म फेथ रखनी चाहिए, भगवान ने हमें जैसा जीवन दिया हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। तो ये एक रिलीजियस सोनेट है, आप इसको रिलीजियस ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको शुरू करते हैं। Okay, from the very first line, when I considered how my life is spent, बिल्डर कहता है कि जब मैंने ये कंसीडर किया कि my light is spent, मतलब कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। my light का मतलब यहाँ पे मिल्टन की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ओके, even half my days, और कहता है कि अभी तो मेरे को आधा जीवन और काटना है। बिल्डर भाई यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि when I consider how my light is spent, कि जब मैंने ये माना कि अभी मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और मेरे को तो अभी आधा जीवन और जीना है, मतलब मेरे को अभी आधा जीवन और जीना है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बड़े और अंधकारमय संसार के अंदर। देखिए दिस डार्क वर्ल्ड, अब वो डार्क वर्ल्ड क्यों बोल रहा है? वाइड का मतलब कि विश्व बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है। डार्क वर्ल्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि मिल्टन के लिए तो अब वर्ल्ड क्या है? डार्क है, क्योंकि मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। अब मिल्टन ब्लाइंड हो चुके हैं, तो ब्लाइंड होने के बाद मिल्टन क्या कहता है कि इवन हाफ माय डेज, अभी तो मेरे को आधा जीवन और काटना है, मेरे को अभी आधा जीवन और काटना है इस अंधकार में बड़े विशाल संसार के अंदर, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, और कह रहा है कि मेरे पास एक टैलेंट है। अब वो टैलेंट किस टैलेंट की बात कर रहा है? वन टैलेंट, फ्रेंड्स यहां पे ध्यान देंगे आप, वन टैलेंट को किसको कह रहा है? द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, कंपोजिंग पोएट्री। अब देखिए पोएट में टैलेंट क्या होता है? मिल्टन में क्या टैलेंट है? मिल्टन कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट बचा हुआ है, और वो टैलेंट क्या है? वो है ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, पोएट्री कंपोज करने का, व्हिच इज डेथ टू हाइड। लेकिन बहुत जल्दी मेरे को मृत्यु आ जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी, और ये मेरा टैलेंट क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। टू हाइड, डेथ क्या कर लेगी? उसको छिपा लेगी। स्टूडेंट्स की बात ध्यान दें, वो कहता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और मैंने अभी आधा जीवन ही काटना है, मींस मैंने अभी आधा जीवन और जीना है इस बड़े अंधकार में संसार के अंदर, और मेरे पास एक ही टैलेंट बचा हुआ है, और वो टैलेंट कौन सा है? ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, कि मैं पोएट्री कंपोज करता हूं। लेकिन बहुत जल्दी क्या होगा? मेरी डेथ हो जाएगी, और डेथ क्या करेगी? उस टैलेंट को छिपा लेगी। छिपाने का मतलब क्या है? मिल्टन की जब डेथ हो जाएगी तो फिर वो पोएट्री कंपोज कहां से करेगा? लॉस्ट विद मी यूजलेस, कहता है कि वो टैलेंट मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? लॉस्ट विद मी यूजलेस। अब वो यूजलेस क्यों है? ड्यू टू हिज आईसाइट, क्योंकि उसकी आईसाइट चली गई है तो वो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि मिल्टन एक एक्सक्यूज ले रहा है। मिल्टन क्या कह रहा है? मिल्टन एक एक्सक्यूज ले रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है तो इसलिए मैं पोएट्री कंपोज नहीं कर सकता, तो जो पोएटिक टैलेंट है मेरे पास वो क्या पड़ा हुआ है? वो मेरे पास यूजलेस पड़ा हुआ है, मतलब ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है। दाओ माय सोल मोर बेंट, अब सोल का मीनिंग यहां पे क्या है? उसकी स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है। मोर बेंट, बेंट का मीनिंग यहां पे आप ले सकते हैं स्क्वाल्ड। देखो वैसे तो बेंट का मीनिंग क्या होता है? झुकना होता है, या आगे की ओर झुकना होता है बेंट, लेकिन यहां पे स्क्वाल्ड कहता है कि दाव, दाव का मतलब यहाँ पे फिर भी, यद्यपि मेरे पास जो पोएटिक टैलेंट है वो यूजलेस पड़ा हुआ है, लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो मेरी स्पिरिट है, वो मुझे डांटती है। अब देखिए एज अ रिलीजियस पोएट मिल्टन क्या कहता है? मिल्टन कहता है कि उसकी आत्मा ये कह रही है कि भगवान ने तुझे, गॉड हैज गिवन यू द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, कि भगवान ने तुझे पोएट्री कंपोज करने का टैलेंट दिया है, और फिर अगर तू अपनी आईसाइट का एक्सक्यूज लेके पोएट्री नहीं लिखेगा तो फिर उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट उसको क्या करती है? डांटती है कि नहीं, तुझे ये एक्सक्यूज नहीं लेना है। टू सर्व देयर विद माय मेकर, ओके। अब देखिए मेकर को किसको कह रहे हैं यहां पे? स्टूडेंट्स ध्यान दें, मेकर को यहां पे कह रहा है गॉड को, बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स एंड आल्सो क्रिएटर ऑफ मिल्टन
कि जो भगवान है उसने मिल्टन को भी बनाया, उसने पूरी यूनिवर्स को बनाया, तो उसकी आत्मा कहती है कि तुझे क्या करना है, तुझे पोएट्री कंपोज करनी है टू सर्व देयर विद माय मेकर, कि मुझे अपने जो मेरा मेकर है, मेरा गॉड है, मुझे पोएट्री लिख के, क्योंकि उसने जो मुझे टैलेंट दिया है तो मैंने उस टैलेंट के साथ क्या करना है, जस्टिस करना है। मैंने उस टैलेंट को भगवान की तारीफ में कह ले या भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, मैंने उसका यूज करना है और उसको यूज करके ही मैं क्या कर सकता हूं, अपने मेकर को मैं सर्व कर सकता हूं, मैं उसकी सेवा कर सकता हूं। स्टूडेंट समझ आ रहा है? अभी मैंने बताया कि जब मिल्टन कहता मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और अभी मुझे आधा जीवन मैंने काटना है, मतलब इस बड़े अंधकार में, इस संसार के अंदर मेरे पास एक टैलेंट है, कंपोजिंग पोएट्री का टैलेंट है मेरे पास, जल्दी मेरे को डेथ हो जाएगी मेरी और वो टैलेंट छिप जाएगा। और कहता है कि मेरे पास यूजलेस पड़ा हुआ टैलेंट है, मेरी आत्मा मुझे क्या करती है, डांटती है। वो कहती है कि तुझे हर हालत में क्या करना है, पोएट्री कंपोज करनी है अपने मेकर के लिए और उसको सर्व करना है, उसकी सेवा करनी है। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट। देखिए बेसिकली मिल्टन ने इस पॉइंट को किसमें लिखा है, फर्स्ट पर्सन में लिखा है। इसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन में लिखा है। कहता है कि मुझे अपने मेकर के लिए पोएट्री लिख के, पोएट्री क्यों लिखेगा, क्योंकि भगवान ने उसको टैलेंट ही क्या दिया है, ऑफ कंपोजिंग पोएट्री दिया है। तो कहता है कि मैं अपनी पोएट्री कंपोज करके ही भगवान की एक ट्रू सर्विस भगवान को मैं दे सकता हूं। तो कहता है कि मैंने क्या करना है, ट्रू अकाउंट भगवान के सामने रखना है। देखिए अकाउंट मतलब यहां पे क्या है कि मिल्टन ने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर क्या किया। ओके, जैसे आपने सुना होगा ना स्टूडेंट्स कि हमें कहते हैं जब हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमसे लेखा जोखा मांगेगा, हमारा अकाउंट मांगेगा भगवान कि तुमने कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे किए। तो मिल्टन वही कहता है, मिल्टन कहता है कि मेरी आत्मा मुझे कहती है कि तू पोएट्री कंपोज कर गॉड की सर्विस के लिए, अपने मेकर के लिए, मेकर मतलब गॉड यहां पे, और अपना ट्रू अकाउंट उसके सामने पेश कर। ओके, प्लीज ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब बदले में क्या होता है, इन रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड यहां पे मतलब किसको जो डांट पड़ती है, मिल्टन को जो स्कॉल्डिंग मिलती है, उसके बदले में वो क्या क्या कहता है, वो उसका क्वेश्चन क्या होता है। अभी मिल्टन खुद से ही एक क्वेश्चन रेज कर रहा है, खुद से ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। रिटर्निंग चाइल्ड, उसको डांट जो पड़ती है उसकी आत्मा से, उस स्पिरिट जब उसे डांटती है तो बदले में वो एक क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या करता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। कहता है कि क्या भगवान को वास्तव में आंखों के द्वारा किए जाने वाले काम की जरूरत है, या भगवान मुझसे ये डिमांड करता है कि मैं वो सारे काम करूं जो एक रोशनी वाला व्यक्ति करता है। देखो डे लेबर का मतलब यहां पे क्या है, आंखों की रोशनी से किया जाने वाला काम। ओके, कहता है कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान को वास्तव में मेरे द्वारा जो ऐसे काम जो आंखों की रोशनी से किए जाते हैं भगवान को उनकी जरूरत है, या भगवान मुझसे डिमांड करता है कि तुम वो काम कर जो आंखों वाला व्यक्ति करता है। तो फिर कहता है लाइट डिनाइड, तो उसने मेरी आंखें क्यों छीनी। अभी स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या बताया कि ऑक्टेव पार्ट के अंदर एक पॉइंट क्या करता है, ऑक्टेव में पॉइंट हमेशा कंप्लेन करेगा भगवान से, गॉड से कंप्लेन करेगा, स्पेशली जो मेटोनिक स्टूडेंट्स होती है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि मिल्टन क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, टोटली पेसिमिस्टिक मूड है। ऊपर देखो ना, वो कहता है कि मेरी आधी जिंदगी भी पड़ी है, मैंने भी आधी जिंदगी काटनी है, बड़ा संसार है, पूरा अंधकार में है, मेरी जल्दी मेरी डेथ हो जाएगी, मेरा टैलेंट छिप जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मिल्टन यहाँ पे बड़ा ही निराश है, डिसअपॉइंटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगवान अगर चाहता है कि मैं उसके लिए वो सारे काम करूं जो एक रोशनी वाला व्यक्ति करता है, जिसकी आईसाइट होती है, तो फिर कहता है कि उसने मेरी आंखें क्यों छीनी। अब यहाँ पे मिल्टन क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। अफॉन्टली आस्क, कहता है मैंने वैसे ही खुद से क्वेश्चन किया, मैंने वैसे ही खुद से एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या था कि क्या भगवान को वास्तव में मेरे द्वारा वो काम चाहिए जो एक आंखों वाला व्यक्ति करता है। अगर भगवान ये चाहता है कि मैं उसके लिए पोएट्री कंपोज करूं तो फिर उसने मेरी आंखें क्यों छीनी, राइट डिनाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ना आपका, वो मैंने लिखा है जो ओरिजिनल मिल्टन की पॉइंट के अंदर है। अब आपकी किताबों के अंदर अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसेस वाले क्या करते हैं, इनकी स्पेलिंग्स को चेंज करते हैं। जैसे डिनाइड की स्पेलिंग को ऐसे लिख देते हैं, डिनाइड को ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने आपके लिए ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है, जो मिल्टन का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मैंने आपके लिए लिखा है। ओके, जैसे अब यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे आपके लिए मैंने एक वर्ड लिखा था योग। अब आपकी बुक में आपको ये मिलेगा योग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि मैंने वैसे ही फॉर्मली क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अगर भगवान चाहता है कि मैं उसके लिए वो सारे काम करूं जो एक आंखों वाला व्यक्ति करता है, तो उसने मेरी आंखें रोशनी क्यों छीन ली। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मोमस सून रिप्लाइज।
अब कहता है कि तभी जो मेरी पेशेंस हैं, जो मेरा धैर्य है, उन्होंने मुझे रोका, प्रिवेंट किया कि तो ऐसी बात क्यों बोल रहे हो। Then murmurs sounded rising, और मेरे अंदर जो बड़बड़ाहट थी, मैं अपने अंदर जो बुलबुला रहा था, कि murmur का मीन क्या होता है, जब इंसान अपने मुंह में बड़बड़ाता है, ठीक है। तो कहता है कि जो मैं अपने बड़बड़ा रहा था, भगवान से मैं कंप्लेन कर रहा था, भगवान से मैं शिकायत कर रहा था, तो उन्हीं मर्मर का रिप्लाई किसने किया, उसकी पेशेंस ने किया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पेशेंस क्या होती है। पेशेंस कैन नॉट बी सीन, हम इनको देख नहीं सकते। पेशेंस आर कंसीडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको क्या कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको खाली फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिल्टन क्या कहता है, मिल्टन कहता है कि उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया। तो अब यहाँ पे मिल्टन पेशेंस को बोलता हुआ दिखा रहा है। तो ध्यान दें, इस लाइन के अंदर मिल्टन ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, हाइपरबोले यूज किया है। क्या यूज किया है, हाइपरबोले, जिसको हाइपरबोले भी कहते हैं, जिसको आप सॉरी हाइपरबोले नहीं यूज किया, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया। बैक अपार्ट स्टूडेंट्स, मिल्टन ने इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। क्योंकि उसने क्या किया है, पेशेंस को एक ह्यूमन फॉर्म दे दी। क्योंकि पेशेंस का भी रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं कर सकती, कांट रिप्लाई, लेकिन उसने उनको ऐसा बना दिया कि पेशेंस कैन एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, कि वो ह्यूमन बीइंग एक्ट करेंगे तो वो रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इस लाइन के अंदर उन्होंने यूज किया है, और यहीं पर हमारा जो ऑक्टेव है वो फिनिश हो जाता है। यहां तक आप ये देख रहे हैं कि ऑक्टेव के अंदर मिल्टन का एटीट्यूड कैसा है, कि मिल्टन डिसअपॉइंटेड है, मिल्टन कंप्लेन कर रहा है बार-बार, और भगवान को ऐसा मतलब आप कहें कि कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर वास्तव में उसको मेरे द्वारा पोएट्री की जरूरत थी तो उसने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली। लेकिन जल्दी उसकी पेशेंस उसको क्या करती है, इस बात का उत्तर देती है कि तुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। और वही उत्तर हम किसमें पढ़ेंगे, हम इस सेस्टेट में पढ़ने वाले हैं, और सेस्टेट में आपको मिल्टन का मूड भी चेंज नजर आएगा, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। पढ़ते हैं, गॉड डॉथ नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। अब पेशेंस क्या कहती है, पेशेंस कहती है कि भगवान को इंसान के द्वारा किए जाने वाले कर्मों की या कामों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए काम करो। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, कहता है कि ना तो भगवान को इंसान के द्वारा किए जाने वाले काम की जरूरत है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना उसको इंसान के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि अपने भगवान को बहुत सारे तरह की चीजें भगवान को ऑफर करते हैं, हम ऑफरिंग्स करते हैं ना, बहुत सारी हम मन्नतें मांग लेते हैं। जब वो हमारी मन्नतें हमारी पूरी हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, भगवान के लिए हम ऑफरिंग देते हैं ना। तो ऑफरिंग ऐसा लगता है कि हम भगवान को क्या कर रहे हैं, भगवान को हम कैरिड अवे कर रहे हैं, भगवान को हम लुभा रहे हैं, हम लालच दे रहे हैं। कहता है भगवान को जरूरत नहीं है, ना तो इंसान के नाम की जरूरत है, और ना भगवान को किसकी जरूरत है, इंसान के द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट्स की। तो फिर कहते हैं कि भगवान का ट्रू सर्वेंट कौन है, भगवान का ट्रू सर्वेंट कौन है, आगे बढ़ते हैं। वो बेस्ट वियर इज माय योग। अब आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स प्रीवियसली कि आपकी ओरिजिनल जो बुक है, बुक में आपको स्पेलिंग ये मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या है, आपको ये मिलेगी। अब देखिए योग क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इन एंशिएंट टाइम्स एक बुल कार्ट होती थी। क्या होती थी, बुल कार्ट, जिसको आप बैलगाड़ी कहते हैं। तो उस गाड़ी में 2 बैल होते थे, और इस प्रकार से हम एक लकड़ी का टुकड़ा उनके ऊपर रखा जाता था, उनकी गर्दन के ऊपर, इस तरीके का टुकड़ा, और बाद में इस तरीके से जाके आगे जो काट होती थी, इस तरीके से काट बन जाती थी आगे। और इस तरीके का लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे जो बुल B1 और B2, मैंने इसको वैसे बना दिया आपके लिए कि यहाँ पे पहला जो एक बैल और दूसरा बैल यहाँ पे होते थे, तो उनकी गर्दन के ऊपर क्या रखा जाता था, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता था। तो आप क्या कह सकते हैं, योक इज अ वुडन पीस, एक वुडन पीस होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ ऑक्सन, जो कि बैलों की गर्दन पे रखा जाता है, टू कैरी फॉर कैरिंग कार्ट, ताकि वो गाड़ी को खींच पाए। मतलब अगर वो योक उनकी गर्दन पे रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस गाड़ी को खींचेंगे। अब देखिए उसकी गर्दन में वो योक आता है, वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी गर्दन में आता है बैल के, तो उसको बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर के लिए
जो उसका मास्टर है वो उसके लिए उस दुख को सहन करता है और गाड़ी को खींच के लेके जाता है और उसके ऊपर जितना भी वजन है, वेट है, उसको भी वो लेके जाता है, लेकिन वो कभी मुझसे कंप्लेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ट्रूली सर्वेंट है अपने मास्टर का। तो यहाँ पे मिल्टन ने कंपेयर किया है कि जिस तरीके से जो ऑक्सन होते हैं, जो बैल होते हैं, वो योग को उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी गर्दन पर रख के खींचते हैं, उनको दर्द होता है लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते और वो अपने मास्टर की सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं। उसी तरीके से कहता है कि जो भगवान के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट हैं, यहाँ पे योग का मतलब भगवान ये नहीं कि हमारे गर्दन में कोई लकड़ी का टुकड़ा रख देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कि जो हमें दुख मिलते हैं या जो हमें सफरिंग्स होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको जिस तरीके से वो बैग खींचता है गाड़ी को, हमें उस तरीके से बिल्कुल विद नो कंप्लेनिंग मूड हमें उनको कैरी करना है। और कहता है वही भगवान का ट्रू सर्वेंट है, जो भगवान के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को क्या करता है, बिना किसी कंप्लेन के उनको बियर करता है, उनको सहन करता है और कोई कंप्लेन नहीं करता। तो वही भगवान का क्या है, ट्रू सर्वेंट है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं who is the true servant of God, तो आप ये कह सकते हैं a true servant of God is who bear all the sufferings and all the orders given by God with no complaining, बिना किसी कंप्लेन के वो क्या करते हैं, वो सहन करते हैं। They serve him best, वही उसकी सबसे अच्छे प्रकार से सेवा करते हैं भगवान की। His state is kingly, कहता है भगवान की जो स्थिति है ना वो किंगली है, वो राजा जैसी है कि भगवान इस पूरे वर्ल्ड का क्या है, God is the king of this whole world. Thousands at his bidding speed, कहता है कि उसके पास में thousands of angels हैं। एंजल्स मतलब उसके जो मैसेंजर्स हैं, उसके जो देवदूत हैं, उसे भगवान को आदमी की जरूरत नहीं है। अगर आदमी ये सोच रहा है, अगर ह्यूमन बीइंग सोच रहा है कि भगवान को मेरे द्वारा किए जाने वाले कामों की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के पास में thousands of angels हैं। बिडिंग स्पीड, बिडिंग मतलब वो उसके एक आदेश का, उसके एक ऑर्डर का, डिक्री का वो वेट करते हैं और जैसे उनको ऑर्डर मिलता है वो क्या करते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ऑसियन, वो बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी कंप्लेन के, वो चाहे वो जमीन के ऊपर जाएं, चाहे वो सागरों के ऊपर जाएं, वो उसके आदेश पाते ही हजारों की संख्या में देवदूत है वहां पे, वो उसकी सेवा में लग जाते हैं। दे आल्सो सर्व वो ओनली स्टैंड एंड वेट, कहता है वही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और उसके आदेश का इंतजार कर रहते हैं कि कब भगवान हमें आदेश दे और हम बिना किसी रेस्ट के, विदाउट रेस्ट, बिना किसी अपना आराम के भगवान की सेवा में लगे रहे, चाहे हमें जमीन पे जाना पड़े, चाहे हमें सागरों पर जाना पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही फेमस पेट्रार्कल सोनेट है, जॉन मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल है। जॉन मिल्टन ये सारी स्थिति खुद की बता रहा है कि जब वो अंधा हो जाता है तो वो लिखेगा कैसे, तो फिर बहुत जल्दी उसकी जो पेशेंस उसको बताती है कि नहीं, भगवान का ट्रू सर्वेंट कौन है, जो उसके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को बिना किसी कंप्लेन के सहन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये पार्ट 2 हमारा पूरा होता है और हमारी पोएम भी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।